हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद लवीशा। दिस इज लवीशा, योर यूपीएससी मेंटर। और आज के क्विक रिवीजन सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी के दो चैप्टर्स को कवर करेंगे, प्रियम्बल को और दूसरा चैप्टर हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें आपके आते हैं आर्टिकल 1 to 4। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले बात करते हैं प्रियम्बल की। प्रियम्बल के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट यूज की जाती है कि ये हमारे एज अ आइडेंटिटी कार्ड यूज किया जाता है। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और जब भी आप कोई एनसीईआरटी बुक भी देखोगे ना, आपको स्टार्टिंग में हमेशा हमारे इंडिया का प्रियम्बल दिखाई देता है। अब इसके से रिलेटेड कुछ केसेस हैं जो हमें याद रखना है। एक अमेंडमेंट को हमें याद रखना है, थोड़ा सा हमें जो प्रियम्बल्स के वर्ड्स हैं उनका मतलब पता होना चाहिए। साथ में हमें जो वर्ड्स हैं वो सीक्वेंस में ही पता होना चाहिए कि पहले सॉर्वेनिटी वर्ड प्रियम्बल के अंदर यूज हुआ है, उसके बाद सोशलिस्ट, उसके बाद सेकुलर, उसके बाद। तो हमें पूरी सीक्वेंस में ही सारे वर्ड्स को याद रखना है, बिकॉज एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछ ली जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको किसी भी बुक के अंदर मिलेगी कि जो N.A. पालकीवाला थे, उन्होंने बोला था कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ जजमेंट के अंदर ये बोला था दैट प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों ही स्टेटमेंट ऐसी हैं जो अगर आपको कभी भी मेंस में या कहीं पर प्रियम्बल का क्वेश्चन मिले तो आप वहां पर एड ऑन कर सकते हो। और प्रियम्बल को हम बेसिकली किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट मानते हैं, दैट प्रियम्बल की हेल्प से क्या होता है कि हमें पता चलता है क्या, माइंड्स ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोगों ने बनाया उनके माइंड्स को समझना है तो वो हम प्रियम्बल की हेल्प से समझ सकते हैं। अब प्रियम्बल के वन बाय वन पहले कीवर्ड्स का मतलब समझो। पहला वर्ड है आपका सॉर्वेनिटी। सॉर्वेनिटी का सिंपल सा मतलब होता है वेलफेयर स्टेट, कि इंडिया जो स्टेट है वो ना ही किसी के ऊपर डिपेंड है और ना ही इंडिया के ऊपर कोई डोमिनेट कर सकता है। इंडिया अपने डिसीजंस लेने के लिए बिल्कुल फ्री है। अगर इंडिया चाहे तो वो अपनी वर्ल्ड लेवल के ऊपर ट्रेड करे, इंडिया ना चाहे तो वो ना करे, इंडिया चाहे तो वो वर्ल्ड से कनेक्शन रखे, वो ना चाहे तो ना रखे। जो इंडिया की बाउंड्री है उसके अंदर जो भी होगा उसका डिसीजन लेने का हक इंडियन गवर्नमेंट का है, इंडिया के लोगों का है। कोई और हमारे हक का डिसीजन नहीं ले सकता। ये बात सॉर्वेनिटी कहती है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि हमने कल की एक क्लास में भी देखा था कि आपका एक इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया था, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ही लेकर आई थी आजादी से जस्ट पहले। अब उस 1947 के एक्ट से हमने कुछ काम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भी किए, एक बार उस चीज को इम्प्लीमेंट भी किया, पर बाद में हमने ये प्रूव करने के लिए कि यस इंडिया एक सॉर्वेन कंट्री है, सॉर्वेनिटी हमारी कंट्री के अंदर है, हमने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 395 था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को रिपील कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया, ताकि हमारी सॉर्वेनिटी जो है वो बरकरार रह सके। तो ये है आपकी सॉर्वेनिटी की। अब बात करते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें सारी चीजें इस हिसाब से करनी है कि बेसिक नेसेसिटी के ऊपर ना सबका हक होता है, सबका राइट होता है, वो किसी से भी छिन नहीं सकती। ऐसा कोई भी नहीं हो सकता कि उस इंसान को वो चीज ना मिले। सिंपल सा है, हम बेसिक नेसेसिटी में क्या लेते हैं, हमारे पास बेसिक खाना हो, बेसिक हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ये सारी चीजें हमारे पास होनी ही चाहिए। अब जब इंडिया 1947 के अंदर इंडिपेंडेंस हमें मिली, उसके बाद इंडिया कंप्लीटली सोशलिज्म को फॉलो करता था। हम कंप्लीटली सोशलिज्म को फॉलो करते थे फुल फॉर्म के अंदर। सारी चीजें किसके अंडर थी, गवर्नमेंट के अंडर थे। पर 1992 के अंदर जब हमने ग्लोबलाइजेशन के रास्ते वर्ल्ड के लिए खोल दिए और साथ में प्राइवेटाइजेशन को इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट की, उसके बाद करंट टाइम में हम क्या करते हैं, हम सोशलिज्म को काफी डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करते हैं कि आज भी चीजें गवर्नमेंट के अंडर हैं पर साथ ही साथ आपका प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है। तो ये हो गया कि सोशलिज्म अब इंडिया के अंदर एक डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज किया जाता है। डाइल्यूटेड फॉर्म में कैसे, कि अब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो आज भी गवर्नमेंट संभालती है, कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आज प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली है, और कुछ जगह जहां पर दोनों सेक्टर्स मिलकर काम करते हैं। जैसे आपको हॉस्पिटल्स
गरीब लोगों के लिए हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलते हैं, जो प्राइवेट होते हैं वो मेनली रिच क्लास प्रेफर करती है। तो दोनों जगह ऑप्शंस हैं कि एक पुअर क्लास के लिए भी अगर आप जो है आपकी जो अर्निंग इनकम है वो सफिशिएंट नहीं है कि आप हॉस्पिटल के बिल्स पे कर सको, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्रेफर कर सकते हैं। और अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आज के टाइम पर इंडिया के अंदर जो सोशलिज्म है वो एक डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म से रिलेटेड अंबेडकर जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, जिसको आप कहीं यूज करना चाहो उस टर्म को तो आप यूज भी कर सकते हो। उन्होंने क्या बोला था, द रिलीजियस कंसेप्शंस इन दिस कंट्री आर सो वास्ट दैट दे कवर एवरी एस्पेक्ट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। सिंपल सा है कि हमारे रिलीजियस जो एस्पिरेशंस है वो इतने फास्ट हैं, इतने वास्ट हैं कि हम जब बर्थ लेते हैं जब से लेकर हमारी डेथ तक जितनी चीजें हम करते हैं, और इवन हमारी जो बर्थ के बाद जो चीजें होती हैं हमारे लिए फंक्शन किया जाता है या फिर कोई भी आपके रिचुअल्स होते हैं, इवन जो डेथ रिचुअल्स होते हैं, वहां तक आपके साथ आपका रिलीजन चलता है हमारी इंडिया कंट्री के अंदर। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि इंडिया के अंदर कौन सा सेकुलरिज्म होता है। एक तो होता कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट ना करती और सभी रिलीजन्स में जो चल रहा है वो चलने देती और इंटरफेयर नहीं करती, बट ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट रिलीजियस चीजों के अंदर भी इंटरफेयर करती है, जिसमें आप एक एग्जांपल मान सकते हो आपका जैसे ट्रिपल तलाक वाली चीजें थी, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग वो चीजें अलग थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी उस चीज को चेंज किया क्योंकि वो फिर वुमेन के हक की बात थी। तो उसी तरह से गवर्नमेंट को जहां लगता है वो रिलीजन के अंदर भी कई जगह पर इंटरफेयर करती है। साथ में गवर्नमेंट रिलीजन को प्रमोट भी करती है। जैसे जो राम मंदिर था उसकी जो फाउंडेशन स्टोन थी उसके लिए वो किसने, नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने रखी थी, और जिसमें कि वो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर था। तो ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट जो सभी रिलीजन्स को प्रमोट भी करती है, सभी रिलीजन्स में जितना एसेंशियल इंटरफेयर उनको करना चाहिए वो भी करती है, और साथ में सबको ये अधिकार देती है, राइट देती है कि आप फ्रीली अपने रिलीजन से रिलेटेड रिचुअल्स को परफॉर्म इंडिया के अंदर कर सकते हो और अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या है, ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। हमारी कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है वो हम खुद चूज करते हैं, हमारे पास वोटिंग राइट्स हैं, हमारे पास फ्री प्रेस है, हमारे पास इलेक्शन कमीशन है जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता है जो अपने खुद के अकॉर्डिंग काम करता है, और जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास है, इन सिटीजन ऑफ इंडिया के पास, हमारे पास। तो इसलिए हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक भी हो गई। रिपब्लिक कैसे हो गई, रिपब्लिक आपकी कंट्री जब होती है कि जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है वो लोगों ने उनको चुना हो, ना कि ऐसे ही हायरार्की की तरीके से जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्ट नॉमिनेट होता रहे। तो हमारी कंट्री के अंदर हमारे हेड ऑफ स्टेट कहलाते हैं प्रेसिडेंट। हम प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, बट करते तो हैं क्योंकि एट लास्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, जिनको हमने इलेक्ट किया हुआ होता है। तो यहाँ पर रिपब्लिक वाला फैक्टर भी हो जाता है। उसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बात कर रखी है जस्टिस की। जस्टिस सोशल लेवल पर भी, इकोनॉमिक लेवल पर भी और पॉलिटिकल लेवल पर भी। तो जस्टिस तो होना ही चाहिए आपके पास, इकोनॉमिक लेवल पे भी जस्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप काम कर रहे हो, सपोज आप एक लेबर हो और आपको मिल रही है 800 सैलरी सेम काम की, और जो आपके साइड में कोई भी अनदर पर्सन है उसको सैलरी मिल रही है 1500 की। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि आपके साथ ये पार्शियलिटी हो रही है, तो ये इकोनॉमिक जस्टिस नहीं हुआ। अगर सोचो काम आपने कम किया उसने ज्यादा किया तो वो एक अलग मैटर है, बट सपोज आपको 800 मिल रही है बिकॉज यू आर बिलोंग टू एससी और उनको 1500 मिल रही है बिकॉज वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो चीज क्या हो जाएगी, वो चीज जस्टिस से रिलेट कर जाएगी। तो इसलिए अंबेडकर जी कहते हैं कि यस हमारे पास सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पर जस्टिस होना चाहिए। लिबर्टी क्या है, सिंपल सा है, लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए। लिबर्टी क्या होती है, क्वालिफाइड होती है कि आपके पास लिबर्टी है, आपके पास बोलने का अधिकार है, आपकी बात रखने का अधिकार है, अलग अलग चीजों का अधिकार है, बट आपको सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, रूल ऑफ लॉ के साथ करनी पड़ेंगी। सपोज कि आपने अपने घर पर स्पीकर चला रखा है, आप स्पीकर से सुन रहे हो कोई चीज, कोई भी सॉन्ग है या फिर कोई भी अलग चीज है, तो वो आपका अधिकार है, वो आपका राइट है,
आपकी लिबर्टी है। बट अगर आप उसी स्पीकर की वॉल्यूम से आपके आसपास की फैमिलीज को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो वो फिर आपका रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग वो चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी लिबर्टी परफॉर्म करने के लिए किसी और की लिबर्टी को छीन रहे हो। जो जिनकी लिबर्टी थी कि उनको अभी साइलेंस चाहिए या फिर उनको सोना है या फिर वो कोई अनदर वर्क कर रहे हैं, वो आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो आपको लिबर्टी है हर चीज करने की, बट रूल ऑफ लॉ के अंदर रहकर। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, कि सभी को पढ़ने का सेम अधिकार मिले, डिस्क्रिमिनेशन ना हो कास्ट या रिलीजन के बेसिस के ऊपर, आपको अपॉर्चुनिटीज जो है आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मिले, ना कि आपकी कास्ट या आपका रिलीजन या आपका जेंडर वो चीज को डिसाइड करे। फ्रेटर्निटी क्या होती है कि हमारे अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि यस वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे अंदर वो ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए, हमारे अंदर हमारे देश के लिए फीलिंग होनी चाहिए, और हमें हमारे कंट्री की चीजों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कंट्री के लोगों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो जो अनेकता में एकता वाला फैक्टर होता है वो आपका फ्रेटर्निटी शो करता है। और इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है कि जो प्रेम्बल है वो नॉन जस्टिसेबल है और एक सोर्स ऑफ पावर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान अगर प्रेम्बल की चीजों को नहीं फॉलो कर रहा है, या फिर प्रेम्बल ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी चीजें फॉलो नहीं हुई तो आप केस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है। ऐसा नहीं है फंडामेंटल राइट्स, जैसे आपके अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ आपके कोई छेड़छाड़ करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हो, बट अगर प्रेम्बल के साथ कोई चीज है तो उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं होगा, बिकॉज प्रेम्बल नॉन जस्टिसेबल है। उसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि प्रेम्बल को अभी तक सिर्फ एक बार अमेंड किया गया था। कौन सी अमेंडमेंट से किया गया था? 42 से किया गया था अमेंडमेंट, याद रखना है। क्या किया गया था? 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था प्रेम्बल के अंदर। सोशलिस्ट वर्ड बाद में ऐड किया गया, सेकुलर वर्ड, और जो ये आपका फ्रेटर्निटी वाला पार्ट है इसी पार्ट के अंदर एक वर्ड याद ऐड किया गया, इंटीग्रिटी। तो आपको पता होना चाहिए 3 वर्ड ऐड किए गए बाद में। केसेस की बात करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट केस आता है प्रेम्बल के अंदर आपका बेरुबरी यूनियन केस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा केस के अंदर, केशवानंदा भारती केस जो काफी इंपॉर्टेंट केस रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री का, उसके अंदर 1973 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो अभी फिलहाल करंट टाइम में यही चल रहा है कि प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसके बाद एक और केस आया था इंपॉर्टेंट, अगर आप वो भी लिखना चाहो, वो था आपका LIC यूनियन केस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो प्रेम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। तो बात तो सेम ही है, सुप्रीम आज भी प्रेम्बल क्या है? पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये केस भी थोड़ा सा आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। अब हमें पता है आपका कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंस्ट्रक्शन होगी। साथ में कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग जो हमारी इंडियन प्रोविंसेस थी, इंडियन टेरिटरी थी, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, A B C and D। डी के अंदर तो सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को रखा गया था। अब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंस मिली हमें 1947 के अंदर, उसके बाद गवर्नमेंट ने देखा कि अब हमें स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, और गवर्नमेंट कंफ्यूज थी कि वो स्टेट को रीऑर्गेनाइज कैसे करे, इसलिए उन्होंने कमीशन बनाया। सबसे पहला कमीशन बना आपका SK धर कमीशन, जिस कमीशन ने क्या बोला कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि जिस तरह से हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से चला सकें, उस बेसिस पे हमें स्टेट्स को डिवाइड करना चाहिए। हमें लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये बात कह दी, कमीशन का काम खत्म। इससे ज्यादा इस कमीशन के बारे में जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका आया JVP कमीशन। JVP क्या है? J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल, और P फॉर पताबी सीता रम्या। अब इन तीनों का कमीशन है, इन्होंने भी सेम बोला कि लैंग्वेज के बेस पर हमें स्टेट्स को डिवाइड नहीं करना है। बट फिर ऐसा क्या हुआ? उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ? अक्टूबर 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन हुई। आंध्र प्रदेश एक नया स्टेट बनाया गया। अब आंध्र प्रदेश किस बेसिस पे उसको अलग किया गया? उसको अलग किया गया लैंग्वेज बेसिस पे। आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज बेसिस के ऊपर अलग किया गया। अब ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज एक
इंसान थे, एक पॉलिटिशियन थे, पोटी श्रीमामुलु, जो उस चीज की डिमांड कर रहे थे। आंध्र प्रदेश के बिहाफ पर ये स्ट्राइक पर थे, भूख हड़ताल पर थे और ये डिमांड कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट होना चाहिए। अब क्या हुआ, इनके प्रोटेस्ट करते करते, इनके एजिटेट करते करते इनकी हो गई डेथ। अब इनकी आफ्टर 53 डेज इनकी जो भूख हड़ताल थी, इनकी हो गई डेथ। इनकी डेथ के बाद जो एजिटेशन था वो काफी बढ़ गया और उस टाइम पर कंडीशन और ज्यादा खराब ना हो, इसलिए 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन हो गई। अब आंध्र प्रदेश जब लैंग्वेज बेसिस पे बना तो पूरे इंडिया में एक बात फैली कि अब तो और जगह भी हमें लैंग्वेज बेसिस पर डिवीजन करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर ऐसे प्रोटेस्ट करने से ही अगर आपका स्टेट बन रहा है आपकी लैंग्वेज के बेसिस पे, तो आप करोगे। तो उसके लिए फिर एक कमीशन बिठाया गया, फजल अली कमीशन। इस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी जिनको प्रायोरिटी गवर्नमेंट ने दी। पहली दी, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी के बेस पे आप डिवाइड कर सकते हो स्टेट को। यूनिटी और सिक्योरिटी के, कंट्री के सिक्योरिटी इशू के ऊपर भी आप स्टेट डिवीजन कर सकते हो। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन के बेसिस पे भी आप चीजें डिवाइड कर सकते हो, या फिर लोगों की भलाई के लिए भी आप स्टेट को डिवाइड कर सकते हो। ऐसे करके इसने रिकमेंडेशन दी। अब जो फैजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन थी उनको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की, वो थी आपकी सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आपका एक आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, एक्ट ऑफ 1956। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो कैबिनेट मिशन से हमने ABCD पार्ट में डिवाइड कर रखी थी क्लासिफिकेशन, उसको हटा दिया गया और कंट्री को 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज के अंदर डिवाइड किया गया। कब? 1 नवंबर 1956 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर क्या थी, 14 स्टेट्स थी और आपकी 6 यूनियन टेरिटरी बन गई। अभी करंट में कितने, करंट में हमारे 28 स्टेट्स एंड हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 1 to 4, जो स्टेट रिलेटेड चीजों के बारे में ही बात करते हैं। हमारा आर्टिकल 1 क्या बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 है, पार्ट कौन सा है, पार्ट बी 1 है। यूपीएससी पार्ट भी पूछता है तो हम पार्ट भी साथ के साथ देखते चलेंगे। पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 1 के अंदर आपके 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1 to 4। अब पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया डेट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। सिंपल सा मतलब है, अगर आप यूएस में देखोगे ना, यूएस में क्या है, स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हो रखा है और फिर वो सारे यूएसए का पार्ट कहलाते हैं और उनके पास अलग अलग सिटीजनशिप भी उनकी है। बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है और यूएसए के अंदर कोई स्टेट चाहे तो वो अलग भी हो सकती है, बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। कोई भी स्टेट है वो अपनी मर्जी से इंडिया से अलग नहीं हो सकती। सपोज आज तमिलनाडु बोले कि हमें तो इंडिया का पार्ट नहीं रहना, हम अलग होंगे, तो क्या तमिलनाडु ऐसा कर सकता है? नहीं, तमिलनाडु ऐसा नहीं कर सकता। तो हमारी क्या है, एक अनब्रेकेबल यूनियन है जिसको आप ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते। तो आर्टिकल फर्स्ट ये कहते हैं, इंडिया जो कि भारत है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है एंड द नेम ऑफ द कंट्री इज इंडिया एज वेल एज भारत। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के 2 ही नाम उसके अंदर दे रखे हैं, एक तो आपका इंडिया, दूसरा आपका भारत। हिंदुस्तान या फिर कोई भी और नाम जिससे हम अपनी कंट्री को बुलाते हैं वो नाम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि जो पार्लियामेंट है हमारा, उसके पास ये पावर है कि वो अगर किसी भी नई स्टेट को या किसी भी नए एरिया को जो इंडियन टेरिटरी का फिलहाल पार्ट नहीं है बट उस स्टेट या एरिया को इंडियन टेरिटरी का पार्ट बनाना चाहती है, तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है। उसके लिए पार्लियामेंट को जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब पार्लियामेंट उस चीज का बिल पास करे और पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा मिलकर बाद में प्रेसिडेंट उस पर साइन करे और उस चीज के लिए स्टेट से पूछने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया को अगर 5 किलोमीटर का एरिया कहीं से कैप्चर करके इंडिया के अंदर शामिल करना है, तो उसके लिए इंडिया को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा की गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। अब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में छोटा सा डिफरेंस है, बात दोनों सेम कहते हैं, बस आर्टिकल 2 उस पार्ट की बात करता है जो अभी इंडिया का पार्ट नहीं है बट इंडिया का पार्ट बनेगा आफ्टर पासिंग द लॉ, और आर्टिकल 3 उन जगहों की बात करता है जो अभी भी इंडिया का ही पार्ट है, बस पार्ट होने के बाद भी उनमें अभी दोबारा से कोई चेंजमेंट किया जा रहा है। आर्टिकल 2 का बेस्ट एग्जांपल है आपका
सिक्किम स्टेट। सिक्किम जो स्टेट है वो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था। सिक्किम की जो टेरिटरी है वो इंडिया से बिलोंग नहीं करती थी, बट सिक्किम के जो राजा थे उन्होंने खुद ने ऐसे विश दिखाई, जो भी उनकी कंट्रोवर्सी उस टाइम पर चीजें चल रही थी, चोग्याल डायनेस्टी के वो जो बिलोंग करते थे, कि हमें इंडिया का पार्ट बनना है। वो पहले तिब्बत टेरिटरी के अंडर आता था कि हमें इंडिया का पार्ट बनना है, और इंडिया ने फिर उसको बहुत खुशी से इंडिया का पार्ट बनाया भी, पार्लियामेंट ने उस चीज को एक्सेप्ट भी किया। ये हो गया आपका आर्टिकल 2 का एग्जांपल। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि कोई भी नई स्टेट बनना है, पुरानी स्टेट के एरिया में चेंजमेंट है, बाउंड्रीज चेंज करनी है एग्जिस्टिंग स्टेट्स की जो ऑलरेडी इंडिया का पार्ट है, तो वो सारी चीजें आपके आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होंगी। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश है, पार्ट इंडिया का ही, आंध्र प्रदेश में से हमने तेलंगाना को अलग कर दिया। अब ये पार्ट पहले भी इंडिया का था, पर हमने क्या किया, एक स्टेट और बना दिया उस सेम एरिया में से 2014 के अंदर। तो ये किसके अकॉर्डिंग किया हमने, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग हमने किया। बिहार के अंदर से हमने झारखंड बना दिया, तो वो भी किसके अकॉर्डिंग हो गया, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 4 क्या कहता है, एनीथिंग इज डन अंडर आर्टिकल 2 और 3 shall not be deemed to be constitutional amendment। अब ये बात आर्टिकल 4 कहता था, बट इसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका रीबेरुबारी यूनियन केस था उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी, दैट द पावर टू सीड फॉरेन टेरिटरी इनटू इंडियन यूनियन डन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखो सिंपल सा मतलब है आर्टिकल 4 के बाद, आर्टिकल 4 का ये है आपका आर्टिकल 4। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है, हमें एक चीज समझनी है, अगर इंडियन टेरिटरी के अंदर का कोई भी हिस्सा है आपका, चाहे किसी भी स्टेट का एरिया है, उसका आप अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करें, जैसे हमने ओडिशा का किया, या फिर हमने आंध्र प्रदेश में से हमने तेलंगाना को अलग किया, या फिर हमने बिहार में से झारखंड को अलग किया, इन चीजों के लिए ना हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये पार्लियामेंट अपनी सिंपल मेजोरिटी से बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कर सकता है। इन चीजों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज लाने की जरूरत नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज लाने की जरूरत कब है, जब हम किसी फॉरेन टेरिटरी को, जो टेरिटरी ऑलरेडी हमसे बिलोंग नहीं करती बट उसको हम इंडिया का पार्ट बना रहे हैं, उस टाइम पर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल आप सिक्किम से ले सकते हो, या आप गोवा का एग्जांपल ले सकते हो। गोवा आफ्टर इंडिपेंडेंस भी किसके, पोर्तुगाल के अंडर आता था, और उसको हमने पोर्तुगाल से फाइनली इंडिया के अंदर दोबारा से ले लिया था। तो ये चीजें जो है, आपका जो सिक्किम है, आपका गोवा है, इन चीजों के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की थी, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की। बट नॉर्मली जो पार्ट इंडिया का ऑलरेडी है उसी में आप कुछ चेंजमेंट कर रहे हो, किसी स्टेट का नाम चेंज कर रहे हो, किसी सिटी का नाम चेंज कर रहे हो, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट था इन दोनों लेक्चर में, और ज्यादा हमें कुछ नहीं देखना है। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।